हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वाइट स्लेट पढ़ाई। आज हम लोग चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का थर्ड लेक्चर कवर कर रहे हैं। इसके पहले के दोनों लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले वो वाले लेक्चर्स देख लीजिए ताकि यहाँ पर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आए। पिछले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 कर रहे थे और आज उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और कह सकते हैं कि जो हमारा कोर चैप्टर है वो आज से ही स्टार्ट होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो पिछली क्लास में आप लोगों ने, पिछली क्लास मतलब क्लास 10th में जब आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी तब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पढ़े थे, साइन, कॉस और टेन। उसके अलावा आपने सेक, कोसेक और कॉट भी पढ़े थे। तो इन एंगल्स की जो अलग अलग वैल्यूज़ थी, इन रेशियोज़ की अलग अलग एंगल्स पे, वो आपने देखी थी। 0 पे क्या वैल्यू होती है, 30 डिग्री पे क्या होती है, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। तो उसी को अब हम लोग और एक्सपेंड करेंगे और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनसे चलते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तक जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक डेरिवेशन दिखाना चाहता हूँ कि जो पिछले साल आपने आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी वो कहाँ से आई। सपोज़ मेरे पास ये एक यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल मतलब कि इसका जो रेडियस है वो 1 यूनिट है। ओके, ये मेरे पास कोई सर्कल है जिसका रेडियस है 1 यूनिट। अब अगर इस सर्कल में मैं, ये क्या होती है हमारी, एक्स एक्सिस होती है। अगर एक्सिस बना दो ऐसे परपेंडिकुलर, ये वाई एक्सिस होती है हमारे पास, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट ए दूर से और ऐसे ही वाई एक्सिस पे पॉइंट बी दूर तक मैं यहाँ पर एक पॉइंट बनाऊँ ए कॉमा बी, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, यहाँ से आने वाला एक पॉइंट। तो मैं अगर ये एक ट्राइंगल ऐसा बनाऊँ, अगर ये ओरिजिन ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अगर पॉइंट नहीं, इसको डिस्टेंस ले लेते हैं, चलो ये डिस्टेंस ए है, डिस्टेंस ही होता भी है, ले लेते हैं क्या, ये ए है और ऐसे ही ये डिस्टेंस हमारा लंबाई वाला बी है, ये डिस्टेंस बी है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ए कॉमा बी हो जाएंगे, ये दूरी और ये दूरी, और इस ये क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा 1 यूनिट, क्योंकि रेडियस जो होता है वो 1 यूनिट रहता है। अगर मैं कहूँ कि ये एंगल जो बन रहा है ये एंगल एक्स है, ठीक है, और मुझे डिफाइन करना है साइन ऑफ एक्स, ठीक है। इस एंगल एक्स के लिए मुझे साइन डिफाइन करना है। तो आपको याद होगा साइन क्या होता था, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर जो है हमारी वो ये है और ये क्या है, इतना डिस्टेंस b, तो ये कितना हो जाएगा b अपॉन हाइपोटेनियस कितनी है 1। तो साइन एक्स जो मेरा आ गया वो 1 के इक्वल आ गया, सॉरी b के इक्वल आ गया। ऐसे ही अगर इस ट्रायंगल में मैं cos x को डिफाइन करूं तो आप देख सकते हैं कि cos x जो है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है a और हाइपोटेनियस है 1, तो cos x मेरा आ जाएगा a के बराबर। तो ये दोनों चीज़ें मुझे मिल गई। अब इसके बाद अगर देखो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल भी है, तो राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस a स्क्वायर, ये डिस्टेंस b स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, इस हाइपोटेनियस के डिस्टेंस 1 स्क्वायर के बराबर। तो पाइथागोरस थ्योरम से मुझे मिला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर 1 ही होता है तो स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं है। और आप देख सकते हैं a जो है वो cos x के बराबर है, b sin x के बराबर है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। और यही वो पहली आइडेंटिटी है जो आपने क्लास 10th में पढ़ी थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, या फिर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। और बाकी दोनों जो आईडी हैं हमारी वो हम इन्हीं से डेराइव कर लेते हैं। एक बार मैं दोनों साइड्स को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दूंगा, एक बार दोनों साइड्स को साइन स्क्वायर एक्स से। तो देखो अगर दोनों साइड्स को यहाँ पे लिखता हूँ मैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 मुझे गिवन है। दोनों साइड्स को अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा कॉस अपॉन कॉस 1, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स 1 बन गया, प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बन गया 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। तो यही वो दूसरी आइडेंटिटी है अगर आपको याद हो तो, जो आपने 10th क्लास में पढ़ी थी। ये थी पहली आइडेंटिटी और ये थी दूसरी। हम डिराइव करना सीख रहे हैं कि आइडेंटिटीज़ कैसे डिराइव हुई। अब अगर इसी इक्वेशन को मैं दोनों साइड साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दूं तो देखो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास लिखा हुआ है cos स्क्वायर एक्स
प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। दोनों साइड्स को मैंने साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, दोनों साइड्स को मैंने साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास क्या बचा, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स, प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स 1 बन जाएगा, और साइन का रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन होता है कोसेक, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। और ये वो तीसरी आईडी है जो आपने 10th क्लास में पढ़ी थी, आइडेंटिटी। तो ये तीनों आइडेंटिटीज़ बेसिकली यहाँ से आती हैं। अब अगर मैं बात करूँ, देखिए इस सर्कल के ही रेफरेंस में हम लोग सारी बातें करेंगे फ़िलहाल। ये थी वो डेरिवेशन, हमने देख ली कि कैसे तीनों आईडीज़ आई थी, आइडेंटिटीज़ आई थी जो आपने 10th क्लास में पढ़ी थी, और यहाँ पर भी यूज़ होंगे ऑब्वियसली। अब अगर इस पॉइंट ए कॉमा बी की बात करूँ, इसी को अगर मैं उल्टे डायरेक्शन में ऐसे बी तक एक्सटेंड करूँ, तो ये पॉइंट मेरा लेट्स से ये पॉइंट है Q, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखो A तो पॉजिटिव रहेगा यहाँ पर भी, लेकिन B नेगेटिव हो जाएगा, तो ये पॉइंट है A कॉमा माइनस बी। ऐसे ही अगर इस डायरेक्शन में भी A और B के लिए मैं ऐसे बनाऊँ, तो अब यहाँ क्या है, यहाँ पर देखो A नेगेटिव हो गया और B भी नेगेटिव हो गया, दोनों पॉइंट्स नेगेटिव हो गए, माइनस A और माइनस B बन गया। इस पॉइंट्स को चलो R नाम दे देते हैं। ऐसे ही अगर इसके सीध में एक पॉइंट बनाया जाए ऐसे, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखो ऊपर है मतलब B पॉजिटिव है, लेकिन ओरिजिन के पीछे है तो A नेगेटिव, तो माइनस A कॉमा B। तो इससे मुझे पता चला, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, साइन एक्स हमारा क्या आया था, A, साइन एक्स B आया था, कॉस एक्स A आया था। अगर ये एंगल में देखूँ, अगर ये एंगल x था तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि अब हम उल्टे डायरेक्शन में चले हैं। हमने अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव x लिया था तो ये नेगेटिव x हो जाएगा। अब देखो अगर यहाँ इस cos ऑफ माइनस एक्स की मैं बात करूँ, cos ऑफ माइनस एक्स, तो वो क्या आ रहा है, a आ रहा है, और ऊपर मैंने देखा था कि cos ऑफ x भी a ही आया था। तो यहाँ से मुझे एक और चीज़ पता चली, ये आपकी इस क्लास की पहली आइडेंटिटी है कि cos ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो cos x के ही बराबर होता है, ठीक है। लेकिन अगर साइन की बात करें तो देखो साइन x मेरा क्या था, साइन x मेरा यहाँ पर था b, और यहाँ पर साइन ऑफ माइनस एक्स क्या है, साइन ऑफ माइनस एक्स है माइनस बी के बराबर आ रहा है साइन ऑफ माइनस एक्स। तो दूसरी चीज़ जो मुझे मिलती है, देखो इन दोनों से मुझे मिला ये आइडेंटिटी, और इन दोनों से मुझे मिलती है एक दूसरी चीज़, और वो ये है कि साइन ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो बराबर होगा माइनस साइन एक्स के। माइनस साइन एक्स क्यों, क्योंकि देखो साइन एक्स की जो वैल्यू आ रही थी, साइन ऑफ माइनस एक्स की मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू वही रही, पर पोलैरिटी मतलब प्लस का माइनस हो गया, वो चेंज हो गया। तो साइन ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। अगर यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें हमको मिली, इसको आपको याद रखना है। ऐसे ही जब हम अलग अलग क्वाड्रेंट्स में कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो साइन है वो इस क्वाड्रेंट में देखो पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव, और इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। मतलब हमारा साइन जो है, साइन फंक्शन, वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होती है, 0 से लेके π/2 और π/2 से लेके पाई, ये दोनों होती हैं फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो साइन जो है वो 0 से लेके पाई तक पॉजिटिव ही रहता है। और ऐसे ही अगर कॉस की बात करें, कॉस फंक्शन की, तो ये देखो कॉस फंक्शन कहाँ कहाँ पॉजिटिव रहा, जहाँ जहाँ पर ये a पॉजिटिव रहेगा, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ में a पॉजिटिव है, तो कॉस जो है मेरा वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। ऐसे ही हम लोग tan cot सब चीज़ों के लिए देखेंगे, और इसकी हमने शॉर्ट ट्रिक भी सीखी थी शायद से, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल सारी चीज़ें पॉजिटिव रहती हैं, सेकंड में स्कूल मतलब कि साइन, एस फॉर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो ए फॉर ऑल मतलब सारे जितने भी फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सब पॉजिटिव रहते हैं। एस मतलब साइन और साइन के रिश्तेदार, साइन के रिश्तेदार क्या होते हैं, 1 अपॉन साइन वाले, मतलब कि कोसेक, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं। 2 मतलब टी, टी से क्या होता है 10, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और उसके रिश्तेदार 10 और कॉट, ये दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहते हैं। और फोर्थ में सी, कॉलेज, सी मतलब कॉस, तो कॉस और उसके रिश्तेदार मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब ये देखिए एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा
कि जब हम सर्कल बना हुआ था तो जो ज़ीरो आता है किसी भी सर्कल में, सिर्फ इस सर्कल में नहीं, अगर हम देखें ऐसे 360 रोटेशन जहाँ ख़त्म होता है, अगर इस पॉइंट को ज़ीरो माने हम लोग तो ज़ीरो भी यही है और पूरा 360 ख़त्म होने के बाद 360 या फिर 360 को ही हम लोग क्या बोलते हैं 2 पाई। तो 0, 360, 2 पाई सब कुछ यहीं पर आता है। मतलब कि जो वैल्यू किसी भी रेशियो के लिए 0 पे होगी वही वैल्यू उसके 360 पे भी होगी। ऐसे ही एक और बार रोटेट करके आएंगे, 2 पाई से 4 पाई हो जाएगा, तो 4 पाई के लिए भी वही वैल्यू होगी। अब इस चीज़ को मैं मैथमेटिकली कैसे लिखता हूँ, साइन फंक्शन के लिए अगर मुझे लिखना है तो देखो मुझे क्या पता चला कि साइन 0 जो है वो साइन 2 पाई के बराबर है, या फिर एक और रोटेशन पूरा ले लिया तो साइन 4 पाई के बराबर है, एक और रोटेशन ले लिया तो साइन 6 पाई के बराबर है, क्योंकि एक रोटेशन में हम लोग 2 पाई डिस्टेंस कवर करते हैं। इसी चीज़ को जनरलाइज करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं, और 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है। तो हम लिख सकते हैं कि साइन x इज इक्वल टू 0 किन किन वैल्यू पे, फॉर x इज इक्वल टू 2n पाई। जहाँ जहाँ भी x 2n पाई फॉलो करेगा, जिसमें n क्या है, n इज़ अ इंटीजर, n एक इंटीजर है, -1, -2, 0, 1, 2 इस तरह की चीज़ें। तो n जब भी एक इंटीजर होगा और x की ये वैल्यू होगी 2n पाई, मतलब कि देखो अगर n को 0 रखूँ तो क्या वैल्यू आती है यहाँ पर 0, n को 1 रखूँ तो 2 पाई, फिर 2 रखूँ तो 4 पाई, इस तरह। तो ये वैल्यूज़ जब भी x लेगा तब हमारा साइन x 0 होगा, ठीक है। ऐसे ही cos x की बात करें जब, तो cos x 0 कहाँ पर होता है, cos x 0 होता है 2n + 1 पाई बाई 2 इन वैल्यूज़ पे, और n क्या है, एक इंटीजर है। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखोगे, जैसे ये मैं बना दूं यहाँ पर, या फिर सर्कल के बिना भी देखोगे, तो साइन 0 पे तो 0 होता ही है और साइन 2 पाई पर भी 0 होता है, लेकिन एक वैल्यू और है जहाँ पर इन दोनों के बीच में साइन 0 होता है, और वो है साइन पाई। साइन 180 डिग्री पर भी 0 होता है। अभी हम लोग इसके बाद तुरंत एक बार वो टेबल देख लेंगे, क्योंकि अभी तक आपने 90 तक पढ़ा है तो आपको 180 तो याद होगा नहीं, तो एक बार हम लोग 180 तक सारी वैल्यूज़ देख लेंगे कि क्या होती हैं, उसके बाद आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो साइन आपको मैं बता दे रहा हूँ फिलहाल के लिए कि 180 मतलब पाई पे भी 0 होता है, और इसीलिए इसी से मुझे पता चलता है कि साइन जो है वो 0 सिर्फ 2n पाई पे नहीं बल्कि n पाई पे ही हो जाएगा। n पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे ही साइन हमेशा 0 हो जाएगा। मतलब 0 पे 0, पाई पे 0, 2 पाई पे 0, 3 पाई पे 0, इन सब पे साइन जो है वो 0 हो जाएगा। जैसे कि कॉस जो है वो इस फॉर्मूले को फॉलो करके 0 होगा, 2n + 1 पाई बाई 2। मतलब देखो कॉस कहाँ कहाँ पे 0 होता है, पाई बाई 2 मतलब कि 90 डिग्री पे, 3 पाई बाई 2 270 डिग्री पे, इस तरह से। तो अगर n को यहाँ 0 रखें तो क्या बन रहा है, पाई बाई 2 बन रहा है। n को अगर 1 रखें तो 2 + 1 3 पाई बाई 2 बन रहा है। ऐसे ही 5 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2। तो कॉस जो है वो इन वैल्यूज़ पे 0 लेता है। अब अगर मुझे बाकी सारे फंक्शंस, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन करने हों, डिफाइनिंग अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, fx लिख रहा हूँ फंक्शन के लिए, इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। अगर साइन और कॉस के टर्म्स में मुझे बाकी सारे फंक्शंस को डिफाइन करना हो तो देखो क्या हो जाएगा। सबसे पहले साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक x इज इक्वल टू 1/sin x। ये तो होगा, लेकिन sin x कभी भी इस फंक्शन में 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में 0 बनता है तो हमारा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाएगा और अल्टीमेटली वो डिफाइंड नहीं होगा। तो cosec x इज इक्वल टू 1/sin x, वेयर जहाँ पर x जो है वो किसके बराबर नहीं है, n पाई। n पाई का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होना चाहिए x, जहाँ पर n क्या है, n एक इंटीजर है। तो cosec तो हम ऐसे डिफाइन कर देंगे सही से। डिफाइन हमने पहले भी किया था 1/sin x, बट अब हमने एक बेटर डेफिनेशन दी है कि 1/sin x तो है पर x जो है वो n पाई नहीं होना चाहिए। ऐसे ही cosec के साथ अगर मैं cos के टर्म्स में देखूं तो cos का उल्टा होता है sec x। तो sec x को डिफाइन कर सकते हैं हम लोग 1/cos x, वेयर, अब बताओ cos जहाँ पर 0 हो रहा है वो वाली चीज़ लिख देंगे, वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 2n + 1
पाई बाई टू। एक्स जो है वो 2n + 1 पाई बाई टू नहीं होना चाहिए। एंड n बिलोंग्स टू z, z मतलब इंटीजर्स का एक सेट। ठीक है, उम्मीद है कि आपने फर्स्ट चैप्टर में सेट्स अच्छे से पढ़ा होगा, तो यहाँ पर आपको समझ आएगी ये चीज़। ऐसे ही अगर मैं 10 की बात करूँ तो 10 क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है। ये तो आप पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हो और पिछले लेक्चर्स में यहाँ पर भी पढ़ चुके हो। अब कॉस नीचे आ गया तो दोबारा यही वाला फंडा रिपीट कर देंगे, क्योंकि नीचे ज़ीरो नहीं बनना चाहिए। तो जो है 10 के लिए भी ये यही रहेगा, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 2n + 1 पाई बाई टू एंड n बिलोंग्स टू z। ये सारी चीज़ें आपके समझने के लिए ज़रूरी हैं। इस पे बेस्ड पे रेयरली कोई क्वेश्चन आता है। अगर उन्हें क्वेश्चन पेपर थोड़ा टिपिकल, थोड़ा डिफरेंट बनाना होगा तो हो सकता है वो ऐसा कुछ पूछ लें, बट ये सब चीज़ें आपको बस समझ आनी चाहिए कि नीचे ज़ीरो नहीं बनना चाहिए, और ज़ीरो कहाँ पे बनता है, n पाई पे। ठीक है, जैसे मैंने कोसेक सेक और 10 के लिए लिखा है, ऐसे ही साइन और कॉस तो हम डिफाइन कर ही चुके हैं। कॉट के लिए क्या हो जाएगा, कॉट के लिए दोबारा यही वाला हो जाएगा, कॉट एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, सॉरी कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू n पाई। क्यों, क्योंकि नीचे साइन एक्स बन रहा है उसमें, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स में, तो साइन एक्स ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो हम कह देंगे वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू n पाई। तो ये हमने क्या किया, हमने दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को साइन और कॉस के टर्म्स में डिफाइन कर दिया। अब जैसा कि अभी मैंने कहा था, मैं आपको टेबल एक बार दोबारा याद दिला देता हूँ। और अभी तक आपने टेबल जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का वो 90 डिग्री तक के लिए पढ़ा था। अब हम लोग 180 डिग्री के लिए पढ़ेंगे उसको। और एक बात और, डिग्री की जगह मैं यहाँ पर रेडियंस में लिख रहा हूँ सब कुछ, या फिर डिग्री और रेडियंस दोनों में लिख देता हूँ। तो ज़ीरो ही रहेगा। फिर हमारे पास 30 डिग्री आता है। 30 डिग्री को हम लोग बोलते हैं पाई बाई 6। फिर हमारे पास 45 डिग्री आता है। 45 डिग्री को हम लोग बोलते हैं पाई बाई 4। फिर हमारे पास 60 डिग्री आता है। 60 डिग्री को हम लोग बोलते हैं पाई बाई 3। फिर हमारे पास 90 डिग्री आता है। 90 डिग्री को हम लोग बोलते हैं पाई अपॉन 2, पाई बाई 2। फिर इसके बाद देखो, वैसे तो 135, 120 ये सब भी है, बट वो सब एज इट इज़ उल्टा रिपीट होने लगता है। मतलब जैसे 30, 45, 60, 90 गए, उसके बाद जब 120 आएगा तो यहाँ से वैल्यूज़ रिपीट ऐसे उल्टा चलने लगेंगे। मतलब देखो ऐसे, साइन के लिए लिख के ही दिखा देता हूँ मैं सीधा। साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है, या फिर साइन पाई बाई 6 होता है 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब क्या होगा, जब मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आता हूँ तब आपको याद होगा, मैंने अभी बताया था सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो अब हम सारी चीज़ें पॉजिटिव रखेंगे और ऐसा उल्टा चलना शुरू कर देंगे। 1 के बाद क्या है, √3/2, तो यहाँ पर आ जाएगा √3/2। 120 के बाद क्या आता है, 135। ठीक है, तो 135 पे √3/2 के बाद क्या है, 1/√2। फिर 1/√2 के बाद क्या है, 1/2। लेकिन पहले यहाँ लिख तो लें क्या है, तो यहाँ पर आ जाएगा 150 डिग्री, है ना। तो 150 डिग्री पे क्या आ जाएगी वैल्यू, 1/2। और उसके बाद पाई या फिर 180 पे वैल्यू दोबारा साइन की 0 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग पाई के भी आगे देखें तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में फिर नेगेटिव सिंबल्स आएंगे हमारे। तो अभी फिलहाल हम पाई तक देख रहे हैं, बस थर्ड क्वाड्रेंट की बात नहीं कर रहे हैं। अब कॉस की बात करें तो कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। कॉस जो है वो यहाँ से उल्टा अब एज इट इज चलेगा, साइन वाला 1 था तो ये 1 यहाँ आ गया। कॉस 30 क्या होगा, वही जो साइन 60 है, मतलब कि √3/2। कॉस 45 और साइन 45 सेम होते हैं, जो कि होता है 1/√2। कॉस 60 होता है साइन 30 के बराबर, मतलब कि 1/2। और जहाँ पर साइन 1 होगा कॉस 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसा मैंने बताया था ऐसा चल के आए, अब उल्टा ऐसा चलेंगे। लेकिन कॉस जो होता है वो, अब देखो 90 डिग्री के बाद तो सेकंड क्वाड्रेंट लग गई, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। कॉस सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो अब ऐसा उल्टा चलेंगे बट नेगेटिव में। तो यहाँ पे आया -1/2, यहाँ से आएगा -1/√2, फिर आएगा माइनस का √3/2, और लास्ट में आएगा माइनस का 1। तो कॉस जो है वो 180 पे -1 की वैल्यू लेता है। तो कॉस जो है देखो, आप देख रहे हो 1 से क्या हुआ, घटते 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 गया 0 तक, और फिर बढ़ते और घटते 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 गया -1 तक। ऐसे ही साइन को अगर देखें तो पहले बढ़ते 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 1 तक गया, और फिर बढ़ते 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 0 तक जाएगा। अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, पाई के बाद जब हम लिखेंगे चलेंगे हम फिर से उल्टा, लेकिन क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगी तो साइन को नेगेटिव कर देंगे।
कॉस में भी चलेंगे हम लोग उल्टा, -1 से ये 0 की तरफ चलेंगे, -1 फिर √3/2 फिर -1/√2 -1/2 इस तरह। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो उसके आगे भी इसको नेगेटिव रखेंगे। ठीक है, तो साइन और कॉस ये हो गए। टेन का और मैं बता देता हूँ, क्योंकि बाकी तीनों तो रेसिप्रोकल हैं तो वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। टेन सिंपल होता है, साइन अपॉन कॉस होता है टेन, तो 0/1 कितना हो गया, 0 हो गया। 1/2 अपॉन 1/√2 1/√3 हो गया। ऐसे ही ये 1, ये √3 और ये 1/0। कई बुक्स में नॉट डिफाइंड लिखा होता है, कई में इन्फिनिटी, लेकिन नॉट डिफाइंड ही सही चीज़ है क्योंकि नीचे 0 डिफाइंड नहीं होता है, तो इसको नॉट डिफाइंड लिख देंगे। हालांकि आप दिमाग में इन्फिनिटी भी समझ सकते हो। अब फिर से वही होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो फिर से √3/2 और -1/2। देखो यहाँ पर हमें क्वाड्रेंट की सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं से हमें नेगेटिव ऑलरेडी मिल रहा है। और अगर हम अपना कॉन्सेप्ट भी देखें तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मतलब फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, ये तो सेकंड है तो यहाँ नेगेटिव होना ही था उससे, तो -√3/2 अपॉन 1/2 -√3। देखा उल्टा चलने लगे ना हम लोग अभी। ऐसे ही 1/√2 अपॉन -1/√2 हो जाएगा -1। ये देखिए उल्टा चल रहे हैं यहाँ पर भी। ऐसे ही इसके बाद हो जाएगा माइनस का 1/√3 और यहाँ पर आ जाएगा मेरा 0 अपॉन -1 0। ठीक है, तो ये तो हमने देखा 180 डिग्री तक के लिए। मैं लाइन नहीं बना रहा हूँ, ऐसे ही दिख रहा होगा क्लियरली मेरे हिसाब से आप लोगों को। तो हमने देखा 90 डिग्री तक आप पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके थे, आज मैंने उसके आगे आपको 180 डिग्री तक बताया और उसके आगे भी आप कैसे पूरा 360 तक लिख सकते हो वो बताया। तो इनफैक्ट आपको 360 तक एक बार लिखना ज़रूर चाहिए, चाहे भले ही याद आप लोग 180 तक करो। 360 तक लिखोगे तो आपको काफ़ी बेटर आइडिया मिलेगा चीज़ों का और क्वाड्रेंट्स का भी। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। तो अगला टॉपिक है हमारा डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मुझे उम्मीद है कि आप पहले दोनों चैप्टर पढ़ के ही यहाँ पर आए हैं, तो आपको पता होगा डोमेन और रेंज क्या होती है। लेकिन फिर भी अगर आप भूल गए हैं या पढ़कर नहीं आए हैं तो पहला सजेशन तो यही है कि पढ़ के आएँ, या फिर इतना रिवाइज करें कि भूलें नहीं। लेकिन फिर भी भूल गए हैं तो मैं सिंपल शब्द में याद दिलाऊं तो डोमेन वो वैल्यूज़ होती हैं किसी भी फंक्शन की जो हम उसमें इनपुट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है 1/x, तो मैं इसमें x की हर वैल्यू पुट कर सकता हूँ सिवाय 0 के। क्यों? क्योंकि 0 लिख दूंगा इसमें तो 1/0 एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगा। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। तो 0 को छोड़ के सारे रियल नंबर्स यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। तो डोमेन वो वैल्यूज़ होती हैं किसी भी फंक्शन की जो मैं उसमें इनपुट कर सकता हूँ। ऐसे ही रेंज वो वैल्यूज़ होती हैं फंक्शन की जो आंसर आएगा हमारे पास। जैसे कि अगर मैं कोई फंक्शन लिखूँ 2 + x और कहूँ कि ये फंक्शन जो है वो नेचुरल नंबर्स के लिए डिफाइंड है, नेचुरल नंबर्स के लिए n के लिए डिफाइंड है, तो क्या होगा कि x की वैल्यू हमेशा 1 या उससे बड़ी होगी। इसीलिए जैसे ही x की वैल्यू 1 पुट करूँगा, देखो 3 आ गया, और x हमेशा 1 से बड़ा होगा क्योंकि नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। तो आंसर जो भी आएगा वो मिनिमम 3 होगा। तो आंसर की रेंज क्या हो जाएगी, 3 से लेकर, और 3 इंक्लूडेड है तो स्क्वायर ब्रैकेट 3 से लेके इन्फिनिटी तक, 3 से इन्फिनिटी तक इसकी रेंज हो जाएगी, लास्ट तक जाएगा। 3 से बड़ा, 3 या उससे बड़ा कोई भी नंबर। तो ये होता है डोमेन या रेंज। तो डोमेन और रेंज हम लोग अलग अलग फंक्शंस के लिए अब कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मैं बात करूं हमारे पहला फंक्शन जो है साइन एक्स, तो अभी आपने देखा था साइन 0 की वैल्यू होती है 0, फिर साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, फिर आती है 1/√2, फिर आती है √3/2, फिर आ जाती है 1। ये तो आपको याद था, ये साइन 90 तक की होती है। फिर हम इसका उल्टा चलने लगते हैं और चीज़ें डिक्रीज़ होने लगती हैं। पहले 0 to 1 इंक्रीज़ हुई, फिर डिक्रीज़ होने लगी दोबारा 1/√2 और 1/2 और 0। तो ये तो 180 तक की थी और अभी हमने पिछले ही उस पर देखा भी था 2 मिनट पहले ही। अब इसके बाद की, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर मुझे लिखनी होगी तो थर्ड क्वाड्रेंट लग जाएगी इसके बाद। तो चलेंगे ऐसा ही उल्टा, मतलब 0, 1/2, 1/√2, √3/2 से 1, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट लग गई। तो इसके बाद मेरी वैल्यूज़ आ जाएंगी -1/2, -1/√2, -√3/2 और -1। तो हो क्या रहा है यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले हम 0 से 1 इंक्रीज़ करा, फिर 1 से 0 डिक्रीज़ हुआ, फिर और डिक्रीज़ हुआ 0 से -1, इसके बाद फिर उल्टा चलेंगे अब -1 से 0 की तरफ। और कौन सी क्वाड्रेंट है, फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव ही रखेंगे सब कुछ। तो -√3/2, -1/√2, -1/2 और 0। तो साइन के केस में क्या हो रहा है अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि पहले 0 से 1 साइन का फंक्शन इंक्रीज़ हुआ, फिर 1 से 0 डिक्रीज़ हुआ,
फिर और डिक्रीज हुआ फर्दर 0 से -1 और -1 से 0 इंक्रीज हुआ। तो अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, इसमें यहाँ 1 लिखूं, यहाँ 0 लिखूं और यहाँ -1, तो साइन 0 से शुरू हुआ 1 तक गया, फिर रिड्यूस होके वापस 0 तक आया, फिर ये यहाँ पर, और कहाँ पर आया ये 0, ये क्या है, पाई है, तो यहाँ पर पाई लिख देंगे। और ये 1 कहाँ पर हो रहा था, π/2 90 डिग्री पे, तो यहाँ π/2 लिख देंगे। और यहाँ ये क्या है, 3π/2, जहाँ पर -1 होता है साइन, फिर वापस ऐसे जाएगा और 0 पे मिल जाएगा। ये कौन सी जगह है, 2π। तो इस तरह से साइन रिपीट होता है। लेकिन मैंने ट्रायंगल बनाए, ये ऐसे ट्रायंगल में नहीं रिपीट होता है। अगर हम इनके बीच की भी एक एक वैल्यूज़ कैलकुलेट करें तो इसका जो ग्राफ बनता है, वैसे ग्राफ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, वो कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, ये है साइन 0, ये बीच में जहाँ पीक हो रही है वो है π/2, यहाँ जहाँ दोबारा 0 हो रहा है वो है पाई, ये जगह जहाँ पर 3π/2, ये जगह है 3π/2 और ये है 2π। ठीक है, x की वैल्यू, और ये है मैग्नीट्यूड, ये है साइन x की वैल्यू। साइन x की वैल्यू 0 है जब x 0 है, साइन x की वैल्यू 1 है, ये देखो यहाँ पर 1 लिख देंगे ऐसे, यहाँ पर -1 लिख देंगे। साइन x की वैल्यू 1 है जब x π/2 है, साइन x की वैल्यू 0 है जब x पाई है। तो इस तरह से ये ग्राफ बनता है इसका। हालांकि अभी हमें डोमेन और रेंज देखनी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होगे, मैंने ग्राफ इसीलिए बनाया था ताकि और अच्छे से समझा पाऊँ आपको। डोमेन और रेंज की बात करें तो रेंज दिख रही है मुझे इस क्वेश्चन ग्राफ में। रेंज क्या है, कभी भी साइन 1 के ऊपर नहीं जा रहा है और -1 के नीचे नहीं जा रहा है, और ये इसी तरह से चलता रहेगा इन्फिनिटी तक, कोई रोक टोक नहीं है इस पर। और इस तरफ भी ये उल्टा इसी तरह चलता रहेगा बिना रोक टोक के। ठीक है, -∞ तक साइन का ग्राफ। तो मुझे पता चला कि इसकी डोमेन क्या हो जाएगी साइन फंक्शन की। डोमेन मतलब इनपुट में जो वैल्यूज़ ले सकते हैं। डोमेन तो ऑल रियल नंबर हो जाएगी, सारे रियल नंबर डाल सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है। लेकिन रेंज जो है वो हो जाएगी -1 से लेके, और -1 भी इंक्लूडेड है, तो -1 से लेके 1 तक। -1 से लेके 1 के बीच की सारी वैल्यूज़ इंक्लूडिंग -1 एंड 1। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये वैल्यूज़ भी इंक्लूडेड है। अगर सर्कुलर ब्रैकेट लगाता तो ये वैल्यूज़ इंक्लूडेड नहीं होती, लेकिन यहाँ -1 और 1 भी ले रहा है वैल्यू में, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट। तो जिस तरह से साइन फंक्शन के लिए, साइन x के लिए डोमेन और रेंज ये है, कॉस भी इसका सिमिलर है, कॉस में कोई अंतर नहीं है, कॉस की भी डोमेन और रेंज सेम है। तो मैं दोबारा क्या फ़ायदा लिखने का, साइन और कॉस दोनों की डोमेन और रेंज सेम है। उसका ग्राफ थोड़ा सा अलग होगा, बट वो भी -1 से 1 रोटेट करेगा, और डोमेन की बात करें तो सारे रियल नंबर्स इनपुट में लेगा। लेकिन अब अगर मैं इसको मिटा दूं और आपको याद दिलाऊं, अभी जो मैंने चीज़ लिखवाई थी, मैंने लिखवाई थी 10x की बात करें अगर, तो कि 10x बराबर होता है साइन x अपॉन कॉस x के, वेयर जहाँ पर x की कुछ वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए, वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2। ये नहीं होना चाहिए, n बिलोंग्स टू z। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि x की इन वैल्यूज़ पे cos x 0 होता है, और नीचे 0 बन गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा 10x। तो अब 10x की जब हम लोग डोमेन की बात करेंगे, मतलब वो वैल्यूज़ जो इनपुट में लिख सकते हैं, तो 10x की डोमेन हो जाएगी, 10x तो लिखा ही हुआ है यहाँ पर, 10x की डोमेन हो जाएगी ऑल रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट ये, टू n + 1 π/2, और आपको अलग से n को डिफाइन भी करना पड़ेगा कि n जो है वो इंटीजर है। तो डोमेन तो ये हो जाएगी 10 फंक्शन की, और रेंज क्या हो जाएगी, रेंज अभी आपने देखी थी, 0 से लेके इन्फिनिटी तक गया था, और ऐसे ही -∞ से लेके 0 तक आया था। तो इस फंक्शन की रेंज हो जाएगी -∞ से +∞। सारे ही वैल्यूज़ 10 में आते हैं, -∞ से लेके +∞ तक 10 की कोई भी वैल्यू कभी भी आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू पे रिस्ट्रिक्टेड रहे 10 की तरह ही कॉट होता है, सेम जैसे साइन की तरह कॉस, 10 की तरह कॉट। सिर्फ एक डिफरेंस है, रेंज तो दोनों की सेम रहेगी, रेंज दोनों की यही रहेगी, लेकिन डोमेन जो है वो कॉट की चेंज हो जाएगी, क्योंकि कॉट में क्या होता है, नीचे साइन होता है। तो हम इस कंडीशन की जगह साइन वाली कंडीशन लिखेंगे। ऑल रियल नंबर्स इसकी डोमेन रहेगी, एक्सेप्ट जहाँ पर x की वैल्यू nπ बन रही है। ठीक है,
तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट एन पाई उसकी डोमेन हो जाएगी, और रेंज सेम रहेगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब बात करते हैं कोसेक और सेक फंक्शन की। तो कोसेक और सेक की जब हम लोग बात करें तो देखो, सब उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर मेरे पास मैंने ऐसे 1 लिखा और इसके नीचे मुझे एक नंबर लिखना है, तो अगर मैं 1/1 लिखूँगा तो ये तो 1 के ही बराबर हो जाएगा। अगर मैं 1 के नीचे उससे कोई भी बड़ा नंबर लिखूँ, चाहे 1.01 लिख दूँ, छोटा सा ही बड़ा, 1 के नीचे अगर मैं उससे थोड़ा सा भी बड़ा नंबर लिखूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 लिखा, तो ये क्या हो गया 1/2, मतलब आधा, मतलब कि 0.5, तो ये 1 से छोटा हो गया, 1 से छोटा हो गया। ऐसे ही अगर मैं 1 के नीचे कोई भी नंबर जो उससे थोड़ा सा भी छोटा है वो लिखूं, लेट्स से 1/2, 1/2 इससे छोटा है, आधा होता है, तो मेरे पास क्या बन गया, ये क्या बन रहा है, ये 2 बन रहा है, तो मतलब कि जो नंबर बन रहा है वो 1 से बड़ा है। दोबारा अगर मैं 1 के नीचे उससे छोटा कोई नंबर लिखता हूँ तो ओवरऑल फ्रैक्शन, अगर 1 से नीचे उससे छोटा कोई नंबर लिखता हूँ तो ओवरऑल फ्रैक्शन 1 से बड़ी बनती है। ऐसे ही 1 के नीचे अगर बड़ा कोई नंबर लिखता हूँ 1 से बड़ा, तो ओवरऑल फ्रैक्शन 1 से छोटी बनती है। अब ये चीज़ मैंने आपको क्यों बताई है, क्योंकि देखिए जब हम बात करते हैं कोसेक एक्स की, पहले कोसेक की बात कर लेते हैं, तो कोसेक एक्स होता है 1/sin x, ठीक है, 1/sin x होता है कोसेक एक्स। लेकिन sin x जो है मुझे पता है, रेंज की बात कर रहा हूँ मैं अभी, डोमेन तो आपको पता ही है। देखो कोसेक एक्स की डोमेन क्या रहेगी, पहले डोमेन बता देता हूँ। डोमेन में कोसेक एक्स के नीचे sin x आ रहा है, sin x n पाई पे 0 होता है, तो डोमेन हो जाएगी सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट n पाई, जहाँ पर n है एक इंटीजर। ऐसे ही अगर सेक की बात करें, यहाँ पर सेक लिख देता हूँ, सेक एक्स की, तो डोमेन इसकी हो जाएगी सेक, देखो क्या होता है 1/cos होता है, cos के लिए हो जाएगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट वो जहाँ पर 2n+1 π/2 बन रहा है और n बिलोंग्स टू z, ये सारी वैल्यूज़, ठीक है। तो डोमेन तो इन दोनों की हो गई, रेंज निकालना थोड़ा सा टिपिकल है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो अगर मैं 1/sin x लिखता हूँ तो sin x जो है वो -1 से 1 फ्लक्चुएट हो रहा है, -1 से 1, -1 से जब मैं 1 जाऊँगा तो जितने भी नंबर्स आएंगे वो सब 1 से छोटे होंगे, हमेशा 1 से बड़ा नहीं होगा कभी भी, क्योंकि ना मैं -1 से ऊपर जा रहा हूँ और ना यहाँ 1 से ऊपर जा रहा हूँ, ना -1 से नीचे जा रहा हूँ, ना 1 से ऊपर जा रहा हूँ। तो यहाँ नीचे जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो हमेशा इस 1 से छोटी ही होंगी। मतलब ओवरऑल जब यहाँ पर कुछ रिजल्ट बनेगा तो वो या तो -1 से और छोटा होगा इस तरफ को, मतलब नेगेटिव साइड को, या फिर 1 से बड़ा होगा पॉजिटिव साइड को। मतलब कि अगर ये मेरी नंबर लाइन है 0 1 -1 -2 और +2, तो जब भी मैं 1/sin x लिखूंगा और मुझे पता है कि sin x -1/1 के बीच में आ रहा है, तो आंसर हमेशा या तो जब 1 ले लूँगा तो 1/1 1 ही बन जाएगा, मतलब ये पॉइंट इंक्लूडेड है। ऐसे ही -1 ही ले लूँगा sin x की वैल्यू तो ये -1 बन जाएगा। या फिर अगर इनके बीच का कोई भी नंबर लूँगा, अगर 0 से बड़ा और 1 से छोटा नंबर लूँगा तो मैं इस डायरेक्शन में चला जाऊँगा, 1 से थोड़ा सा बढ़ता जाऊँगा। ऐसे ही अगर 0 से छोटा और -1 से बड़ा कोई लूँगा तो मैं इस डायरेक्शन में चला जाऊँगा। मतलब कि कभी भी मेरी वैल्यू -1 और 1 के बीच में नहीं आएगी, हमेशा उससे अलग ही आएगी। और -1 और 1 इंक्लूडेड है, क्योंकि -1 और 1 साइन में भी इंक्लूडेड थे। तो अगर इसकी रेंज की बात करें तो कोसेक एक्स फंक्शन की रेंज हो जाएगी -∞ से लेके -1 तक एंड 1 से लेके +∞ तक, ठीक है। इन्फिनिटी के साथ हमेशा ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं हम लोग, स्क्वायर रेक्टेंगल स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। ऐसे ही सेक एक्स की रेंज क्या हो जाएगी, सेक एक्स भी सेम है क्योंकि कॉस भी -1 से 1 होता है, तो सेक एक्स की भी रेंज हो जाएगी -∞ से -1, जिसमें -1 इंक्लूडेड है, एंड या फिर यूनियन, यहाँ पर यूनियन भी लगा सकते हो आप, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी डोमेन और रेंज कोसेक एक्स और सेक एक्स की। बाकी चारों की हम पहले ही देख चुके हैं। तो सबसे पहले देखो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हैं, 1 2 3 और 4, इन्हीं में हमें साइन देखने होंगे हमेशा। तो और हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने हैं, 6, साइन कॉस, tan, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट, ठीक है।
तो साइन जो है हमने देखा था, आपको आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ASTC तो याद रखना ही है, साथ में ये मैं टेबल बना के समझा दे रहा हूँ। साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बल्कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होते हैं, हमने यही देखा था। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज में ए जो बन रहा है उसका मतलब है ऑल। सेकंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल मतलब एस, साइन और उसके रिश्तेदार, मतलब कि साइन और कोसेक ये पॉजिटिव रहेंगे, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी पे मैंने लगा दिया नेगेटिव। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका रिश्तेदार कॉट, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, तो टेन और कॉट को पॉजिटिव किया, बाकियों को नेगेटिव कर दिया। ऐसे ही लास्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहेगा और बाकी सब लोग नेगेटिव रहेंगे, कॉस के साथ वाला पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। तो ये हमको याद रखना है, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चंस लगाएंगे और हमसे किसी की वैल्यू पूछी हुई होगी तब हम कई बार मैग्नीट्यूड में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैग्नीट्यूड में कंफ्यूज ना हो, मैग्नीट्यूड में नहीं साइन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो साइन में कंफ्यूज ना हो इसलिए ये ऐसा टेबल आपको याद रखना है, या फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज को याद रखना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग बस इतना ही करेंगे। अगली वीडियो में हम लोग कुछ एग्जांपल्स वगैरह करेंगे जो आपके बुक में गिवन है, कुछ एग्जांपल्स हमने पहले भी किए थे, और इसके बाद की थ्योरी जो भी है वो कंटिन्यू करेंगे। तो एक लेक्चर और थ्योरी का, और उसके बाद हम लोग हमारी सेकंड एक्सरसाइज पे पहुंच जाएंगे। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही हो समझने में, या और कोई प्रॉब्लम हो इस चैप्टर से रिलेटेड या पुराने दोनों चैप्टर से रिलेटेड, तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी यहाँ से पढ़ सकें। थैंक यू। और अगर अभी तक आपने द वाइट स्लेट पढ़ाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है।